हेलो एंड वेलकम टू जी के इंजेक्शन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में। यानी कि भारतीय संविधान में विदेशी संविधानों से क्या क्या चीज़ें ली गई है और कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दोस्तों हमेशा एक क्वेश्चन जो है वो संविधान में विदेशी स्रोतों के बारे में आता है कि ये बताइए कि जो समवर्ती सूची है वो हमने कहाँ से ली है, संसदीय शासन प्रणाली जो है वो हमने कहाँ से ली है। तो इन सब तरीके के क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके एग्जाम्स में बनते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जितना बताऊंगा उसके बाहर आपके एग्जाम में दोस्तों कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा, शॉर्ट वीडियो रहेगा और बहुत ही ज़्यादा आपको जानने को मिलेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 आता है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे आज के संविधान में भी दिखता है। क्योंकि 1935 में आपको पता है कि द्वैध शासन की प्रणाली अपनाई गई थी। यानी कि जो डायरकी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार वाली, वो हम आज भी फॉलो करते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की हमारे यहाँ अभी भी क्या है दोस्तों, लागू है। यानी कि संविधान के अंदर मेंशन है। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से देश से हमने क्या क्या चीज़ें ली है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने मौलिक अधिकार जो है दोस्तों वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं, याद रखिएगा, बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये है दोस्तों जुडिशियल रिव्यू के बारे में, कि जो रिव्यू आप देते हैं, जुडिशियल रिव्यू के लिए जब आप पिटीशन देते हैं तो उसके लिए जो प्रावधान है वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, ये आप याद रखिएगा। संविधान की सर्वोच्चता हमने ली है, यानी कि सबसे ऊंचा जो है दोस्तों हमारे देश में वो संविधान है। संविधान के आगे कुछ भी नहीं है ना। ओके, तो ये चीज़ हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यानी कि जो हमारी न्यायपालिका जुडिशरी है, जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी। उस पर कार्यपालिका या जो विधान पालिका है उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। लेजिस्लेचर का कोई भी इफेक्ट जो है वो न्यायपालिका पर नहीं होगा। जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ठीक है, उसके ऊपर किसी का भी शासन नहीं चलता, यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है ओके सुप्रीम कोर्ट को। तो यहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, अब आप ध्यान से देखिए, हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं। यानी कि हमारे हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को चुनना, यानी कि राष्ट्रपति को चुनना, यानी कि उनके चुनाव की प्रक्रिया, और उस पर महाभियोग, यानी कि जो अपन इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है। ओके, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि उनको हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे महाभियोग कहा जाता है, इम्पीचमेंट कहा जाता है इंग्लिश में। तो दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो हमने यूएसए से ली है, याद रखिएगा। जिसमें क्या होता है महाभियोग की प्रक्रिया में, कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसे महाभियोग कहते हैं, और उसमें 2/3, ओके, 2/3 मेजोरिटी से दोनों सदनों से हमें क्या होता है दोस्तों, वो प्रस्ताव पारित कराना होता है। ओके, और उपराष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय यानी कि जो अपना सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और हाई कोर्ट के जज हैं, इनको हटाने के लिए जो प्रक्रिया है दोस्तों ये भी हमने यूएसए से ही ली हुई है। और वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान भी दोस्तों हमने कहाँ से लिया हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए फिर देखते हैं ब्रिटेन से हमने क्या लिया है। तो ब्रिटेन से हमारे संविधान में दोस्तों संसदात्मक शासन प्रणाली होती है। यानी कि आप जो संसद सुनते हैं, दो सदन सुनते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये प्रणाली जो है दोस्तों, ये सिस्टम जो है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। और एकल नागरिकता भी ली है हमने ब्रिटेन से, यानी कि जो सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे कि आप भारत में हैं तो भारत के आप अलग अलग राज्यों में कहीं पे भी रहें, लेकिन आप कहलाएंगे भारत के नागरिक ही, है ना, आप भारत के नागरिक ही कहलाएंगे। जैसे आप यूएसए में क्या होता है दोस्तों, यूएसए में जितने राज्य हैं उन राज्यों में अगर आप रह रहे हैं, अलग अलग राज्यों में, तो आपको उस राज्य की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ती है और यूएसए की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। यानी कि वहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप का जो है दोस्तों प्रावधान चलता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में आप कहीं भी देश के अंदर हैं, लेकिन और आपकी नागरिकता जो है ये रहेगी कि आप भारतीय हैं। ओके, तो एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया,
ओके, तो जो लॉ के प्रोविजंस हैं दोस्तों वो भी हमने यहाँ से लिए हुए हैं। फिर बात करते हैं आयरलैंड। अब आयरलैंड से हमने क्या लिया है, तो आयरलैंड से वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है नीति निर्देशक सिद्धांत, बहुत बार आपसे पूछा गया है एग्जाम में कि नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो हमने कहाँ से लिए हैं, तो आयरलैंड से लिए हैं, याद रखिएगा। एंड राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है यानी कि कौन इलेक्ट करेगा राष्ट्रपति को, ये हमने आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन एवं आपातकालीन उपबंध। ओके, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या बात की जा रही, राष्ट्रपति, आपको पता है कि राज्यसभा में 12 लोग जो हैं वो नॉमिनेट होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं या नॉमिनेट होते हैं, तो वो किस बेसिस पे होते हैं, किस बेसिस पे होते हैं, या तो वो साहित्य, कला, विज्ञान इन सब क्षेत्रों से जो आए हुए होते हैं। कई बार आपने एक्टर्स को भी देखा होगा राज्यसभा में, तो ये जो उत्कृष्ट क्षेत्र हैं दोस्तों, यहाँ से चुनकर जो है वो राष्ट्रपति क्या करते हैं, नामित करते हैं लोगों को राज्यसभा के अंदर। तो ये जो सिस्टम है ना मनोनीत करने का, ये हमने आयरलैंड से लिया हुआ है, याद रखिएगा आप। फिर आपातकालीन उपबंध के बारे में, इमरजेंसी प्रोविजंस जो है दोस्तों, वो भी हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। ओके, फिर दोस्तों बात करते हैं अदर कंट्रीज़ की, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है, यानी कि लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल जो है हमारा, वो हमने लिया हुआ है। और समवर्ती सूची का प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, कॉन्करेंट लिस्ट इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच रिलेशन कैसे होंगे, उस प्रावधान एंड शक्तियों का विभाजन यानी कि पावर्स का जो डिवीजन होगा, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया हुआ है। ओके, फिर जर्मनी, जर्मनी से दोस्तों हमने क्या लिया है, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, यानी कि आपको पता है कि जब भी आपातकाल लगता है, तो आपातकाल लगने के साथ साथ मौलिक अधिकार जो है दोस्तों वो एकदम खत्म हो जाते हैं। तो ये जो मौलिक अधिकार खत्म करने वाला राष्ट्रपति के पास जो अधिकार दिए गए हैं आपातकाल के समय में, वो जर्मनी से ही लिया गया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इसको। फिर आता है कनाडा, तो कनाडा से हमने क्या लिया है, कनाडा से हमने फेडरल विशेषताएं ली है दोस्तों। ओके, यानी कि फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं हमारे किसके, देश के, वो लिया। फेडरल मतलब क्या, संघ, यानी कि भारत क्या है, भारत राज्यों का ही संघ है। ओके, तो हमने संघात्मक विशेषताएं ली है, यानी कि सेंटर क्या करेगा और स्टेट क्या है, यानी कि जो सेंटर है और राज्य है। ओके, तो सेंटर की विशेषताएं क्या होगी वो हमने यहाँ से लिया है, और बाकी जो शक्तियां बच जाएगी वो बचेगी किसके पास रहेगी, केंद्र की। जैसे आपको पता है कि समवर्ती सूची में काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर केंद्र जो है वो कानून बना सकता है, लेकिन राज्यों की सूची में दोस्तों ऐसा, राज्यों की भी सूची में ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अगर उस राज्य के हित में सरकार को, केंद्र सरकार को निर्णय लेना होगा, तो वो केंद्र सरकार ले सकती है, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास होती है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर साउथ अफ्रीका से संविधान, साउथ अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है, यानी कि जो हम संविधान संशोधन करते हैं आर्टिकल 368 के तहत, ये हमने दक्षिण अफ्रीका से ली हुई है। ओके, याद रखिएगा इसको। फिर रूस की हम बात करते हैं, तो रशिया से हमने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया है, यानी कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज जो सुनते हैं 11 होती हैं, वो हमने यहाँ पर रूस से लिया हुआ है, यानी कि रशिया से लिया हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा, पूछा हुआ ये भी आपको कई बार। और लास्ट है जापान, जापान से हमने क्या लिया है, जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है, यानी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ओके, तो जो प्रोसीजर लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है उसका पालन करना, ये हमने कहाँ से लिया है, जापान से लिया है। इस बात को आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये 9 इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया कंट्रीज से क्या क्या लिया हुआ है, और मेजरली मैं बता रहा हूँ कि जो आपके पेपर होते हैं वन डे एग्जाम्स में, तो इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। यूपीएससी के लिए, पीएससी दे रहे हैं उसके लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो दोस्तों ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर भी पॉलिटी आपको वहाँ पर आ रही है। ओके, तो अगर आपको दोस्तों इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, तो कृपया मेरे जो जीके इंजेक्शन
टेलीग्राम चैनल है, इसको जॉइन कर लीजिए। इस पर आपको हर लेक्चर की पीडीएफ, जो भी मेरे चैनल पर लेक्चर डलता है उसकी पीडीएफ आपको इस चैनल पर मिल जाती है। ओके, तो अगर अभी अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर लें ताकि पीडीएफ आपको मिलती रहे। ओके, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।